वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं कैथरीन पुलसिफर के एक कोट के साथ। एवरी डे is a chance to begin again. Don't focus on the failures of yesterday. Start today with positive thoughts and expectations. इसका अगर कोई बेस्ट एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है तो दैट इज अबाउट राइडिंग ए मोटरसाइकिल और ड्राइविंग ए कार। क्या हम पीछे देखकर मोटरसाइकिल या फिर कार चलाते हैं? द आंसर इज नो। हम आगे देखकर आगे बढ़ते रहते हैं। ऑफ कोर्स, जब हम कार या फिर मोटरसाइकिल इतने सालों से चला रहे हैं तो कई बार हम रफ स्पीड ब्रेकर से उछले हैं। कई बार हमने खराब गड्ढों पर भी गाड़ी चलाई है, छोटी मोटी स्क्रैचेस भी हुई है, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स भी कई बार हुए होंगे, राइट। ये छोटी गलतियां, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई होगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमने कार चलाना, मोटरसाइकिल चलाना बंद कर दिया? द आंसर इज नो। सेम थिंग गोज विथ अवर लाइफ एज वेल। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े इश्यूज हुए हैं, बहुत सारे जो दुख हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम गुजरे हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम पीछे देखते देखते आगे बढ़ने का प्लान बनाएं। ऐसे हो ही नहीं सकता। हमें आगे ही देखना पड़ेगा और आगे देखते देखते ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, पिछले जो अनुभव हैं वो हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन पिछले अनुभव जो हैं उनको ही हम हमारे भविष्य को मान ले कि यही हमारा भविष्य है। ये चीज़ अगर हम यही चीज़ को हम इसका बोझ उठाकर हमेशा चलते रहे तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। हमारी स्पीड जो है वो भी कम हो जाएगी और शायद हमारी डायरेक्शन जो है वो भी गलत जगह पर चली जाएगी। दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस। आज 12 सितंबर 2023 है, दिन है ट्यूसडे। हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम इस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आप पढ़ सकते हैं स्टिल जस्ट 5। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर हम बात करने वाले हैं ए न्यू कॉरिडोर। ये IMEC कॉरिडोर जो नया लॉन्च हुआ है ना, अभी G20 की समिट में इसको लॉन्च किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, राइट। बहुत सारी चीज़ें आपको इसके बारे में जाननी है कि कैसे ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर कर सकता है, नहीं कर सकता है। विल टॉक अबाउट दैट। फिर चाइना जो है उसकी बात करें तो चाइना ने सेमीकंडक्टर चिप, एक नई क्वालिटी की नए प्रकार की थोड़ी हाई फाई चिप जो है वो डिज़ाइन की है। तो यहाँ पर द हिंदू का ये आर्टिकल है और इसमें बताया गया है कि कैसे यूएसए के साथ इसका कंपैरिजन अगर हम करें तो यूएसए से बहुत ही पीछे रहेगा चाइना, और चाइना जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं चाइना में वहाँ पर कुछ फॉल्ट्स हैं। ड्रग्स के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है। पंजाब में क्रैकडाउन हुआ है, अच्छी खबर है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टॉप 100 में जा सकती हैं, टॉप 100 के लिस्ट में अपने आप को देख सकती हैं, अपना नाम जो है वहाँ पर देख सकती है। और एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक जो है वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल आप अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड वन टॉपिक ऑन एजुकेशन। आपको एक प्रश्न पूछा ही जाता है। और ये वाला जो है दिल्ली डिलीवर्स इन स्टाइल, ये ऑफ कोर्स G20 के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले बहुत ही क्विकली, ये जो सीरीज़ है दिस इज़ अ डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर्स में अगर आपको अच्छी ग्रिप चाहिए तो कंसिस्टेंसी ब्रीड्स मास्टरी। हर रोज़ आपको ये वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, राइट। फोकस्ड तरीके से देखना पड़ेगा। ऐसा ही कैजुअली आप देख रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट। आपको 30-40 मिनट्स निकाल कर इसको रिलीजियसली देखना पड़ेगा। और एक और चीज़, ये वीडियो देखने के लिए, ये सीरीज़ फॉलो करने के लिए किसी भी प्रकार की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर हैं या फिर एक्सपर्ट लेवल पर हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए हैं। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विथ दिस वन, राइट। स्टिल जस्ट 5, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अभी जो G20 की मीटिंग हुई ना, G20 की समिट, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, या फिर आप कह लीजिए कि भारत ने जो है वो फिर से इस बात को रीअफर्म किया है। फिर से भारत ने इस बात को बताया है कि देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी सिर्फ 5 ही मेंबर है जिनको P5 कहा जाता है। ये परमानेंट 5 है। परमानेंट 5 मेंबर्स जो हैं इनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। एक तो इनके पास एक रामबाण या फिर आप कह सकते हैं एक ब्रह्मास्त्र जो है वो है वीटो पावर, राइट। वीटो पावर में ऐसा है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, राइट। पहले तो ये जो P5 है वो कौन है वो समझ लेते हैं। ये नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूके है, USA, फ्रांस,
चाइना और रशिया, ये 5 देश जो हैं ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर हैं और इनके पास वीपी यानी कि वीटो पावर है। अब मान लीजिए रशिया कोई गलत चीज़ कर रहा है तो यूके, यूएसए, फ्रांस और चाइना चारों ये कहते हैं कि भाई रशिया ने कोई गलत चीज़ की है या फिर रशिया के खिलाफ कोई एक्शन लेने की भी अगर बात है तो ये 4 वोट करते हैं और रशिया कहेगा कि नहीं भाई आप हमारे ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, तो ये है वीटो पावर। जब वीटो पावर का एक्सरसाइज करेगा रशिया तो भले ही बाकी के 4 मेंबर और बाकी के जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो भी कह रहे हैं कि रशिया गलत है, तो भी रशिया का आप कुछ नहीं कर पाओगे बिकॉज उन्होंने अपना वीटो पावर जो है वो एक्सरसाइज किया है, राइट। तो इतना ताकतवर होता है ये वीटो पावर। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, अब उसका रिप्रेजेंटेशन आपने देखा ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड वाले 3 देश हैं, चाइना है, रशिया, अफ्रीका का कोई देश नहीं है, भारत दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है तो भी इसका पार्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, दूसरे बहुत सारे ऐसे देश हैं एलिजिबल कंट्रीज, वो इसके पार्ट नहीं है। बस ये 5 देशों ने पावर जो है वो अपने पास रखा है। इसमें बदलाव की ज़रूरत है और इस बार फिर से G20 पे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, भारत ने ये कहा है कि भाई इसको चेंज कीजिए और इंडिया जो है वो यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। अब इंडिया की ताकत देखिए आप, यूक्रेन वॉर पर जॉइंट स्टेटमेंट G20 में रिलीज किया गया। इसका मतलब क्या है कि भारत ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने डिप्लोमेटिक कार्ड्स जो हैं वो प्ले किए हैं। जो अलग अलग देश है, फॉर एग्जांपल जो रशिया है, फिर चाइना है ऑफकोर्स G20 में, यूएसए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के दूसरे देश हैं, ये सारे अलग अलग विचारधारा वाले देश होने के बावजूद भी, और यूक्रेन वॉर पर अलग अलग देशों का क्या स्टैंड है वो आप जानते हैं, उनकी गहराई में मैं नहीं जा रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया जाता है इसका मतलब यह है कि भारत ने काफ़ी अच्छी तरीके से डिप्लोमेटिकली काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है, राइट। और डेफिनेटली भारत जो है वो परमानेंट मेंबर बनना ही चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। रही बात फंड्स की, तो भारत फंड भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं उनमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे सोल्जर्स जो हैं उनको दुनिया के अलग अलग देशों में हमने डिप्लॉय किया है, और जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो उसमें भारत का खून भी बहा है, भारत के लोगों ने भी सेक्रीफाइस किया है। तो ये हिस्टोरिकल और करंट और अभी तक की चीज़ों को देखें तो क्लियरली भारत जो है वो यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये 1945 से जब से स्थापना हुई है तब से इसमें कोई बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। देखिए 1945 की सिचुएशन अलग थी, आज हम 2023 में जी रहे हैं। आज का ज़माना टोटली चेंज हो चुका है। आज के चैलेंजेस और आने वाले फ्यूचर के चैलेंजेस जो हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। तो अगेन जो कोट हमने देखा ना स्टार्टिंग के टाइम पर कि पीछे देखकर हम आगे नहीं चल सकते, यूनाइटेड नेशन जो है वो पीछे देखकर ही आगे बढ़ता आया है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। यूएनएससी रिफॉर्म्स स्टेगनेंट फॉर डेकेड्स, नो एक्सपांशन सिंस 1965। 65 में इतना भी कोई खास एक्सपांशन नहीं हुआ था। क्या हुआ था, जो आरओसी था रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो चाइना ने इसको रिप्लेस किया, और जो यूएसएसआर था तो उसकी जगह पर रशिया आ गया। बस यही बदलाव हुए हैं और कोई स्ट्रक्चर के चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर नहीं हुए हैं। अब अगर आपको यूएनएससी में रिफॉर्म करना है तो आपको यूएन चार्टर जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और यूएन का चार्टर जो है, बेसिकली यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आपको यूएनएससी में मेंबरशिप इंक्रीज करनी है, परमानेंट मेंबरशिप इंक्रीज करनी है, तो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं तो उनमें से 2/3 मेंबर्स, 2/3 यानी कि आप समझ लीजिए ना 66.6% मेंबर्स जो हैं या फिर उससे ज़्यादा मेंबर्स के वोट आपको चाहिए, और इसी के साथ साथ उनका रेटिफिकेशन भी चाहिए। इतना हो गया, अगर थोड़े चैलेंजिंग प्रोसेस है, डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस है ये, अगर ये हो गया तो फिर चेंज हो सकता है। दूसरी चीज़, ये जो 2/3 है ना, इसमें 5 के 5 देश भी, ये यूएनएससी वाले परमानेंट मेंबर्स भी होने चाहिए। अब क्या आपको लगता है कि चाइना कभी भी भारत को एंट्री देगा? द आंसर इज नो। 3 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो यूएनएससी के रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी तरीके से आप फोकस्ड तरीके से देख लीजिएगा इसको। पहला जो ब्लॉक है इसको कहते हैं G4। इसमें इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान है। और ये ब्लॉक जो है वो क्या कहता है, ये ब्लॉक ये कहता है कि चारों देशों को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, चारों देशों को, और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं हम।
दूसरा जो है इट इज यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। इसमें पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया जैसे देश हैं। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नॉन परमानेंट सीट जो है इसको एक्सपांड की जाए। अभी 10 नॉन परमानेंट सीट है, तो ये चाहते हैं कि 15 हो जाए, 20 हो जाए। इनकी डिमांड ये है, इनकी डिमांड जो है वो परमानेंट मेंबरशिप की नहीं है। तीसरा है अफ्रीकन यूनियन वाला ब्लॉक, और अफ्रीकन यूनियन की भी सही डिमांड है कि अफ्रीका के 2 देशों की परमानेंट सीट जो है वो यूएनएससी में होनी चाहिए विथ वीटो पावर। तो ये 3 ब्लॉक्स हैं जो एडवोकेट कर रहे हैं यूएनएससी रिफॉर्म। अब ऑफ कोर्स चाइना जो है वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा इंडिया और जापान को। चाइना जो है वो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जो दूसरा ग्रुप है ना जिसमें पाकिस्तान है, उस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। और हमारे साथ रिलेशन कैसे है आप जानते हैं चाइना के। यूएनएससी रिफॉर्म्स जो हैं उसको आज के ज़माने के हिसाब से अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और अगर इनको अपग्रेड नहीं किया गया, यूएनएससी को अपग्रेड नहीं किया गया, तो जो लीग ऑफ नेशंस जैसा एक ग्रुप था ना, मीन्स लीग ऑफ नेशंस, फिर एक वक्त के बाद कोई इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं देगा। ऐसे सिचुएशन जो है वो इसकी हो जाएगी। और यूएनएससी जो है इसके भी बहुत सारे फॉल्ट्स हमें नज़र आते हैं। कुछ जगहों पर यूएनएससी ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है। एक ही एग्जांपल दूंगा और आगे बढ़ेंगे। इराक का ही एग्जांपल देख लीजिए, राइट। यूएसए और यूके दोनों परमानेंट मेंबर्स ने गलती की, लेकिन उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मीन्स उसका यूएन जो है वो कुछ नहीं कर पाया। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। तो इसमें बहुत बड़े बदलावों की जरूरत है। तो आई होप दोस्तों ये वाला टॉपिक जो है स्टिल जस्टिफाई दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए दोस्तों, दूसरा जो टॉपिक है ये चाइना वाला टॉपिक जो है इसको देख लेते हैं। द हिंदू का ये आर्टिकल है, द सिग्नल्स फ्रॉम दिस मेड इन चाइना स्मार्टफोन स्टोरी। While China's technology demonstration deserves appreciation, its self-sufficiency drive faces several hurdles. Clearly, कि चाइना की ये जो टेक्नोलॉजी है, चाइना ने नई जो ये चिप बनाई है, हुआवे कंपनी जो है वो बहुत ही आगे है। हुआवे की मेट 60 प्रो, ये इन्होंने किरिन 9000 चिप बनाई है, राइट। अब ये किरिन 9000 चिप जो है इसको सेकंड जनरेशन 7nm फैब्रिकेशन टेक्निक से बनाई गई चिप बताई जाती है। और ये बहुत ही एडवांस्ड हैं, बहुत ही एडवांस्ड हैं। और ये चिप के मैन्युफैक्चर या फिर इसके प्रोडक्शन से चाइना ने अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि देखिए हम भी इस प्रकार की चिप्स जो है वो बना सकते हैं। बोले मेरे लिप्स, आई लव अंकल चिप्स, राइट। ये खाने की चिप्स नहीं है, ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में देखिए, इट्स अबाउट द सेमीकंडक्टर चिप। और सेमीकंडक्टर चिप के बारे में एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो भी देश इसमें आगे रहेगा ना, ये तो बहुत ही इजी स्टेटमेंट हो गया ना कि जो भी देश चिप मैन्युफैक्चरिंग में आगे रहेगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आई वुड से इसकी पूरी इकोसिस्टम, ये गहराई जो है ये आपको समझनी है। इकोसिस्टम शुरुआत होती है डिजाइन से कि कैसी इसकी डिजाइन होगी। इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी कि कैसी खूबसूरत दिखेगी। डिजाइन का मतलब है कि कैसे छोटी से छोटी चिप में बड़ी से बड़ी चीज करने की क्षमता हम फिट कर सके। और डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, राइट, ये जो पूरी इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम पर जिसका राज होगा, जो देश ये पूरी इकोसिस्टम में अव्वल नंबर पर होगा, आगे होगा, उस देश का राज दुनिया पर होगा। क्योंकि हम जानते हैं हमेशा से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए जो देश हैं, हमेशा देख लीजिए, जनरली स्पीकिंग, राइट, अगर हम देखें, और यहाँ पर जनरली शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ देशों के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद भी वो युद्ध हार चुका है। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, देन यू विल ऑलवेज फाइंड कि जिस पर्टिकुलर देश के पास ये टेक्नोलॉजी होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, तो अलग अलग क्षेत्र पर उसका राज रहता है, राइट। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सोचिएगा इसके बारे में। नाउ यूएसए जो है उसने एक लंबे समय से चाइना पर सैंक्शंस लगाए हैं। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे क्षेत्रों में यूएसए ने सैंक्शंस लगाए। और इसके बावजूद भी अगर चाइना ये चीज अचीव कर लेता है तो इसके दो चीजें इससे साबित होती है। एक तो ये है कि चाइना जो है वो अच्छा है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग। दूसरी चीज ये है, और दूसरा तो मीन्स एक स्टेटमेंट कम और प्रश्न है कि ये जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं क्या वो जेन्युइनली काम करते हैं। दिस इज अ बिग क्वेश्चन टू आस्क। एनीवेज, हमारा फोकस जो है वो ये नहीं है, हमारा फोकस ये है कि ये जो किरिन 9000 है, या फिर मैं कहूँगा ये जो नई चिप है हुआवे की,
ये हाईली इनएफिशिएंट हैं, ये उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, राइट। वेफर यील्ड जो है इसका 50% से कम है। अगर आप TSMC यानी कि ताइवान की कंपनी के द्वारा बनाई गई जो चिप होती है तो इनकी वेफर यील्ड देखेंगे तो ये 90% या फिर उससे ज़्यादा होती है। अब टेक्निकलिटी में ना जाते हुए ये वेफर यील्ड के बारे में एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि 90%, 90+ % जो भी होता है दैट मीन्स कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एफिशिएंट चिप्स होती है। ये यहाँ पर पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा, उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी। तो चाइना की ये जो कोशिश है ये अच्छी कोशिश है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये बहुत ही इन्फीरियर है, राइट। दूसरी चीज़, SMIC की जो मेथड है इससे कोस्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, और TSMC यानी कि ये ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हाई एडवांस्ड चिप बनाने में ताइवान का नंबर आता है, साउथ कोरिया का नंबर आता है। काफ़ी अच्छी इकोसिस्टम है ताइवान में, और अमेरिकन कंपनीज जो हैं उनके द्वारा ही इन्वेस्टमेंट किया गया है यहाँ पर। अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, तो अमेरिका जो है वो चिप में बहुत ही आगे है। अमेरिका को चिप में बीट करना जो है वो इट्स नॉट दैट ईजी। तो चाइना की अभी इकोसिस्टम उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है। सैंक्शंस की वजह से चाइना जो है उनको DUV लिथोग्राफी टूल्स पर रिलाय करना पड़ता है। DUV का मतलब क्या होता है? डीप अल्ट्रा वायोलेट, राइट। डीप अल्ट्रा वायोलेट लिथोग्राफी टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब USA जो है वो खुद EUV यूज़ करता है, और USA के द्वारा जो देश को सपोर्ट किया जाता है या फिर जो भी इकोसिस्टम के पार्ट है तो दे यूज़ EUVs यानी कि एक्सट्रीम अल्ट्रा वायोलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो DUV प्रोसेस जो है ये काफ़ी मैसी है, इनएफिशिएंट है, और यील्ड जो है इसमें कम मिलती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ताइवान या फिर USA की कंपनीज को बीट करना जो है वो चाइना के लिए उतना ज़्यादा ईजी नहीं रहेगा। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है उसमें भी चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करेगा, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो USA और USA के देशों ने चाइना पर लगाए हैं। चाइना की फर्म्स जो हैं, उनकी कंपनीज जो हैं, डेफिनेटली उनकी कोशिश जो है उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, राइट। कोशिश काफ़ी अच्छी की है, यहाँ तक चाइना पहुँचा है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये भी चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए जो इस आर्टिकल में मिसिंग है, वुड लाइक टू ऐड हियर, कि भले ही स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगे कि चाइना ये चीज़ नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल जैसी चीज़ है, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है, और मैं इंडियन हूँ, आई लव माई कंट्री, राइट। उसके बावजूद भी अगर कोई देश अच्छा है तो हमें उसके बारे में बोलना ही चाहिए, राइट। और यही हमारी सभ्यता है, इंडिया की सभ्यता जो है वो यही कहती है कि अगर कोई देश या फिर दुश्मन में भी अगर कोई अच्छी बातें हैं तो उसकी अप्रिशिएशन हमें करनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे पीछे हैं, लेकिन वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम। तो चाइना एक ऐसा देश रहा है कि एक वक्त था जब चाइना जो है उसको सस्ती चीज़ें, राइट, और कहता है ना ब्रिटल, या फिर ऐसे ही टूट जाए, या फिर चाइनीज़ माल है उतना ज़्यादा नहीं चलेगा, इस प्रकार की कहावतें हुआ करती थी। लेकिन फिर चाइना जो है वो धीरे धीरे करके आईफोन जैसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने लगा। तो चाइना को हम इस प्रकार से अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। USA हैज़ एडवांस्ड इकोनॉमीज गिविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। USA की इकोनॉमी भी एडवांस है, और USA जो है उसकी पूरी इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो USA की सप्लाई चेन देखिए, EDA टूल्स जो है वो USA में है, फिर लिथोग्राफी का काम जो है वो नेदरलैंड्स में होता है, मटेरियल जापान के द्वारा, और फैब्रिकेशन का काम, प्रोडक्शन का काम ताइवान और साउथ कोरिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन टॉप पर बैठा अगर कोई देश है, ये पूरी इकोसिस्टम जो मैंने आपको बताई ना, तो ये USA की पूरी इकोसिस्टम है। EDA टूल्स यहाँ पर हैं, फिर लिथोग्राफी का काम जो है वो नेदरलैंड्स में हो रहा है, ये काम जो है वो US में हो रहा है। उसके बाद का मटेरियल का काम जो है वो जापान से हो रहा है, और फैब्रिकेशन का काम जो है वो साउथ कोरिया और ताइवान से हो रहा है। तो इसको बीट करना इतना ही, देखिए ना कितनी ग्लोबल इकोसिस्टम है इनकी, इसको बीट करना इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। दूसरी चीज़, USA की इमिग्रेशन पॉलिसी इस प्रकार की है कि दुनिया का बेस्ट टैलेंट जो है, USA एक प्रकार का टैलेंट मैग्नेट है, दुनिया का बेस्ट टैलेंट जो है वो अपनी तरफ वो खींच ही लेगा। तो दिस इज़ द थिंग। और चाइना जो है उनकी सेल्फ सफिशिएंसी, सोफिस्टिकेशन, ये सारी वैल्यू चेन जो है उसको डेवलप करना अभी बहुत वक्त लगेगा, बहुत सारा वक्त लगेगा। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। USA क्या करता है, और यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल देखा ना ये पिरामिड वाला, तो अगर नेदरलैंड्स लिथोग्राफी में बेस्ट है तो USA वो चीज़ खुद नहीं करेगा,
ये नेदरलैंड्स को दे देगा। जापान मटेरियल में बेस्ट है तो उनको वो चीज़ जो है वो आउटसोर्स कर देगा। चाइना जो गलती कर रहा है वो ये है, चाइना पूरी सिस्टम जो है, पूरी इकोसिस्टम खुद डेवलप करने की बात कर रहा है कि सारी इकोसिस्टम जो है वो चाइना में ही हो। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बट इट्स मोर इम्प्रैक्टिकल टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज ये आर्टिकल की बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्रैकडाउन ऑन ड्रग्स के बारे में। पंजाब्स ड्राइव गैदर्स ट्रैक्शन एज बिग फिश नेल्ड। काफी अच्छी बात है, खुशखबरी है ये कि पंजाब की सरकार जिस प्रकार से ड्रग्स फ्री राज्य बनाने की कोशिश कर रही है उसमें कुछ हमें मोमेंटम यानी कि कुछ सक्सेस जो है वो देखने को मिल रहा है। अब पुलिस जो है उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। पुलिस का फोकस जो है वो अब ट्रैफिकर्स पर है। छोटे स्केल पर जो पेडलर्स बेचते हैं, क्या होता है, हकीकत ये है कि, और ख़ास करके अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप सब काफ़ी यंग हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो ड्रग और ये सारी चीज़ें हैं ना, मीन्स लोग क्या कहते हैं, हमें सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, मैंने सारी चीज़ें जीवन में ट्राई कर ली हैं, ये वो। देखिए, इसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन में जो स्टार आता है ना, वो स्टार होना ही चाहिए। सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि फिर आप ड्रग्स और ये सारी चीज़ें ट्राई करें। इट्स नॉट कूल, इनफैक्ट इट्स फुलिश। मूर्ख जो होगा वही ये चीज़ जो है वो अपने साथ करेगा। नंबर वन चीज़ ये याद रखिएगा, ये कूल बिल्कुल नहीं है। आज शायद बहुत सारे लोगों को ये कूल लग रहा हो, लेकिन 5 सालों के बाद उसको लगेगा कि कूल नहीं, मैं तो नाम कूल हूँ। दिस इज़, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस ट्रैप में से आप नहीं बच पाएंगे। तो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पेडलर्स जो होते हैं ना, हम जानते हैं ये क्या करते हैं। ये ऐसे यंगस्टर्स जो होते हैं, वल्नरेबल यंगस्टर्स, उनको थोड़ा बहुत ड्रग्स फ्री में देते हैं, दोस्त बनाते हैं, उसके पीछे पैसे खर्च करेंगे कि चल तुझे पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए, ये वो चीज़ें, उसको लगेगा कि ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके बाद कहेगा कि भाई ये भी ट्राई कर ले, फिर ड्रग वर्ग ट्राई करवाएंगे, एडिक्शन हो गया, उसके बाद फिर उसको कहेंगे कि भाई तू कुछ भी कर, अगर ड्रग चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे, तेरा खर्च मैं नहीं उठा सकता। इस प्रकार की ही एक साजिश जो है वो क्रिएट की जाती है। और उसके बाद वो जो बेचारा एक व्यक्ति था वो अब ड्रग में फंस गया, वो लड़का या फिर लड़की। उसके बाद अगर लड़की है तो उसको प्रोस्टिट्यूशन में भी धकेल देंगे, राइट, और लड़का है तो उससे क्राइम करवाएंगे या फिर पेडलिंग का काम करवाएंगे। तो पहले ऐसा होता था कि जो इजी टू हंट, जो स्मॉल पेडलर्स हैं, पुलिस का फोकस उन पर रहता था। लेकिन स्मॉल पेडलर्स को आप पकड़ लोगे, जेल में डाल दोगे, तो ये ट्रैफिकर्स जो है वो तो काम करते रहेंगे, वो तो नए नए लोगों को रिक्रूट करते रहेंगे। आप सप्लाई को ही बंद कर देंगे तो फिर इसमें कोई बदलाव आ सकता है। तो अब पुलिस का फोकस जो है वो ट्रैफिकर्स पर गया है, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। पुलिस जो है इसने मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी अपनाई है, और जो मेजर ट्रैफिकर्स हैं उनको पकड़ने का काम, उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ने का काम जो है वो स्टार्ट पुलिस ने किया है, विच इज़ अगेन ए वेरी पॉजिटिव वे ऑफ हैंडलिंग दिस थिंग। ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब इनको भी, ड्रोन्स को भी नीचे उतारा जा रहा है, ड्रोन्स को तोड़ा जा रहा है, राइट। तो बॉर्डर लेवल पर भी हम काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। फजिल्का नाम की एक जगह है, और ये फजिल्का जो है इट इज़ ए हॉटस्पॉट फॉर नारकोटिक ट्रैफिकिंग फ्रॉम पाकिस्तान से पंजाब जो है, ये फजिल्का नाम की जगह से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर भेजी जाती है ड्रोन के माध्यम से और दूसरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और पता है अब इन लोगों ने क्या किया, ये सतलेज रिवर जो है तो इसका स्पैन अभी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई तो नदियाँ जो हैं तो उसकी नई ऐसी ब्रांचेस जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। तो ये ड्रग ट्रैफिकर्स देखिए कैसा जियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ये स्मगलर्स जो हैं वो अलग अलग रूट से, पानी के रास्तों से ड्रग्स को यहाँ तक पहुँचाते हैं। और बहुत सारी जगह पर ऐसा हुआ क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई तो बीएसएफ की पोस्ट जो है वो सबमर्ज हो गई, तो इसकी वजह से इनको कुछ ऐसे गैप्स मिल गए जहाँ से ये ड्रग्स को हमारे देश में भेजते हैं। और पाकिस्तान जो है उसका ये एक और तरीका है, ये एक वॉरफेयर का ही तरीका है। आप समझ लीजिए कि अगर यंगस्टर्स जो हैं वो ड्रग्स में उलझे रहेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी और सोसाइटी पर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट होगी। तो यही चीज़ उन्होंने की है। तो वो इसी वजह से ये ड्रग्स जो है वो हमारे देश में स्प्रेड कर रहे हैं। बिजनेस भी हैं और यही सारे पैसे जो हैं इनका इस्तेमाल फिर आतंकवादी गतिविधियों में किया जाता है। तो हर तरह से ड्रग्स जो है वो हमारे समाज को, हमारे यंगस्टर्स को, इसके साथ साथ हमारे देश को भी नुकसान पहुंचाता है। स्पेशल सर्विसेज ऑपरेशन सेल जो है इसने 147 किलो हेरोइन जो है इसको रिकवर किया है, इसको सीज किया है। और
हमने इससे पहले भी देखा कि पिछले 14 महीनों के अंदर 1400 किलो हेरोइन जो है वो सीज किया गया। ये करोड़ों रुपए का माल जो है वो पकड़ा गया है, राइट, हज़ारों करोड़ों का माल होगा ये। और लोअर लेवल कोप का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता ही है। ये बात हकीकत है कि जो रक्षक हैं जब तक वो भक्षक बनकर रहेंगे तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। आई डोंट मीन्स, मैं गुजरात से हूँ एंड आई नो दिस थिंग फॉर श्योर, राइट। हमारे राज्य में बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मेरे भी बहुत सारे दोस्त जो हैं वो अलग अलग लेवल पर पुलिस में काम करते हैं, राइट, कांस्टेबल से लेकर आईपीएस लेवल तक। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर पुलिस वाले चाहे तो गुजरात में एक शराब की बोतल नहीं आ सकती। और आज एक ऐसा गांव नहीं है जहां पर आपको शराब की बोतल चाहिए आपको मिल जाएगी। थोड़े कुछ ऐसा वक्त होगा, अगर वहां पर बहुत नया कोई साहब आए हैं, बहुत चेकिंग है, तो थोड़े टाइम के लिए चीज़ें नहीं मिलेगी, 15-20 दिन, महीने के लिए। महीना तो नहीं हो ही नहीं सकता, एक हफ्ता 2 हफ्ते के लिए, बाकी फिर चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो ही जाती है। लेकिन जब तक पुलिस वालों की मिली भगत है तब तक गुजरात में आप कितने भी प्रोहिबिशन, हर जगह पर सीसीटीवी लगा दीजिए, शराब की बोतलें आपको इलीगली, बियर की कैंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, राइट। तो सेम थिंग गोज विथ पंजाब और दूसरे राज्यों की भी यही कहानी है। जब तक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट जब रहता है, ये पैसे मिलते हैं, जो कहते हैं ना हफ्ते मिलते हैं उनको, ये जब तक चलता रहेगा तब तक इसको रोकना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, बड़े ट्रैफिकर्स को पकड़ रहे हैं, उसी के साथ साथ जो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए और उनको तो सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। जो ट्रैफिकर है उसका तो काम ही ट्रैफिकिंग का है, लेकिन जिसका काम रक्षा करने का है, अगर वही यही चीज़ करेगा तो सबसे बड़ी सज़ा उसको होनी चाहिए, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर ट्रैफिकर को आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं तो जो पुलिस वाला है, राइट, जो एजेंसी है नार्कोटिक, एंटी नार्कोटिक या फिर इस प्रकार की एजेंसीज जो ड्रग्स के खिलाफ काम करती है, अगर उसके लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं तो उसको तो सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। States strategy shifts to rehabilitating youth with small drug amounts, which is very good। कि जो यंगस्टर्स हैं जो छोटे अमाउंट के साथ पकड़े गए, छोटे ड्रग अमाउंट के साथ पकड़े गए, तो उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना। वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो बेचारे विक्टिम्स ही हैं। तो ये ह्यूमन अप्रोच जो है, इससे हमें होपफुली आगे चलकर रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो ये हो गए हमारे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब हमें और 3 आर्टिकल्स को देखना है, तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। चलिए देखते हैं। दिल्ली डिलीवर्स इन स्टाइल, G20 के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि G20 की जो 2023 की समिट है इज गोइंग टू बी ए फेलियर, जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू ही नहीं हो पाएगा, युद्ध चल रहा है, चाइना, यूएसए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज की वजह से कि दुनिया जो है ये पोलराइज्ड हो चुकी है, डीप डिविजन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन भारत ने इन सारे क्रिटिक्स को गलत साबित किया। जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू हो गया, काफी अच्छी तरीके से हो गया। और अब देखिए भारत के कनेक्शंस को, भारत की ताकत को, कि डिफिकल्ट टॉपिक्स पर भी डिस्कशन हुई, राइट। सो दिस इज अ गुड थिंग। और G20 में जो न्यू दिल्ली की लीडरशिप है, तो इसने एक बहुत ही अच्छा रोड मैप भी तैयार किया है, ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में बात की। और ये जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ना, तो इसमें भी इसके साथ जुड़े हुए स्टेटमेंट्स जो है वो भी इश्यू किए गए। तो भारत के कनेक्शंस को अंडर एस्टिमेट किया कुछ लोगों ने, कुछ क्रिटिक्स ने, लेकिन भारत ने उनको गलत साबित किया। ग्लोबल स्टेज पर भारत की छवि जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया गया है, कल मैंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की थी, एज यू नो। और इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट कॉरिडोर MOU साइन किया गया है। इसको द न्यू स्पाइस रूट कहा जाता है। जो चाइना का था ना, उसको क्या कहा जाता है, चाइना का जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी है OBOR। कल मैंने एक वीडियो बनाया था स्टडी ग्लोज पर, मैंने बताया था इटली जो है वो BRI को छोड़ने वाला है। तो ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको BRI और OBOR के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो इसको सिल्क रूट कहा जाता है। भारत का जो है इसको कहा जाएगा स्पाइस रूट। और ये ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए नया IEMC, इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट कॉरिडोर इसका नाम है। और ये जो कॉरिडोर है इसके माध्यम से ट्रेड, टेक्नोलॉजी और एनर्जी को स्मूथली
ट्रांसपोर्ट करने की बात यहां पर है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन इन डिटेल। जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है इट्स अबाउट दिस टॉपिक इटसेल्फ। ये सिल्क रूट, ये सॉरी स्पाइस रूट के बारे में ही बात करने वाले हैं। और ये जो स्पाइस रूट है ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन है क्योंकि अभी तो सिर्फ MOU साइन हुआ है, राइट। तो फाइनेंसिंग कैसे किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, ये सारी चीज़ों को लेकर आज भी उतनी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि इसका अनाउंसमेंट जो है वो किया गया है। और रही बात G20 की मेंबरशिप की, नॉट मेंबरशिप सॉरी प्रेसिडेंसी की, तो इसकी जो समिट हुई तो इसकी सही टेस्ट जो है वो जब ये समिट के बाद जो चीज़ें तय की गई हैं उसका जितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होगा उतना ज़्यादा सक्सेस। देखिए बातों के लेवल पर, प्लानिंग के लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। समिट की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भारत ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले हमने बात भी की थी। G20 एक ऐसा विषय है जिस पर हम पिछले कई दिनों से बात करें, और क्यों ना करें क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि अब समिट खत्म हुई है तो समिट के बाद जो जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट कमिटमेंट को लेकर जो डिस्कशन हुई है, जो प्लान्स तय किए गए हैं, अब उन पर किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन होता है, एक्शंस ली जाती हैं, दिस विल डिफाइन द सक्सेस ऑफ G20 एज ए ग्रुप। भारत ने एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर अपना जो भी बेस्ट करना था वो कर दिया। अब सारे देशों को मिलकर, भारत एक एक देश के कान पकड़कर नहीं कह सकता ना कि भाई आप ये करो। ये सभी चीज़ों को सभी लोगों को समझना पड़ेगा, सभी देशों को करना पड़ेगा। तो एज ए ग्रुप ये कर पाता है नहीं कर पाता है, इट विल डिपेंड ऑन द एक्शन एंड द रिजल्ट्स दैट वी विल सी आफ्टर दैट। ठीक है दोस्तों, अब डायरेक्टली इस पर जंप कर देते हैं। ए न्यू कॉरिडोर, जियोपॉलिटिक्स एंड नेक्स्ट जनरेशन ट्रेड एक्सप्लेन द केस फॉर IMEC। IMEC के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। इट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। G20 की समिट पर इसको साइन किया गया। अब साइन किस किस देशों ने इस MOU पर साइन किया है? सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, UAE, फ्रांस, इटली, जर्मनी और USA। इसमें दो रूट्स क्रिएट करने की बात है। एक है सी रूट, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, वहां से गल्फ के राज्यों को जोड़ने की बात है। और रेल एंड सी रूट है तो पर्शियन गल्फ जो है यहां से फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जोड़ने की बात है। ये रेल के माध्यम से और सी के माध्यम से कनेक्टिविटी जो है वो की जाएगी। ऑफ कोर्स मैप देख लेते हैं, राइट। लेट मी यूज द लेजर पॉइंट हियर, राइट। तो ये रहा अरेबियन सी, ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है। थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। पहले उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, USA भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर मेडिटरेनियन सी आप देख सकते हैं, ये रहा गल्फ वाला रीजन, राइट। पर्शियन गल्फ वाला रीजन जो है, पर्शियन गल्फ अगर हम कहें तो वो यहाँ पर है कतार, और इसके पास थोड़ा जूम करके और देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए ये अरेबियन सी है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो है कि आप यहाँ से होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ये पर्शियन गल्फ और यहाँ से फिर रेड सी और इसके माध्यम से फिर ये जो इज़राइल हैं, इजिप्ट, इज़राइल, ये सारे देशों से कनेक्टिविटी करके मेडिटरेनियन सी और यहाँ से फिर वाटरवेज और ट्रेन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये है इसका एक प्लान। साइलेंट पार्टनर जो है इसमें दैट इज इजराइल। इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है वो अभी हम देखेंगे, वो रेलवे का एक टर्मिनस बन सकता है। और इटालियन पोर्ट्स से ग्रीस पोर्ट तक सामान जो है वो ट्रैवल कर सकता है वाया सी। तो काफ़ी अच्छा प्लान है। अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, दिस इज इजराइल का हाइफा। हाइफा और भारत का इतिहास जो है वो भी जुड़ा हुआ है, राइट। कई बार इसके बारे में पहले भी डिस्कशन हो चुकी है। थोड़ा ये इतिहास हाइफा का जो है वो रिसर्च कर लीजिएगा, R&D कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये पता नहीं चलेगा तो इसके ऊपर से प्रश्न भी पूछा जाएगा और फिर आपको आंसर नहीं पता होगा तो रिवीजन के लिए एक अच्छा मौका है। हाइफा के साथ जुड़े हुए पॉइंट्स को एक बार रिवाइज आज ही कर लीजिएगा। डोंट वेट फॉर टुमारो के कल कर लूँगा, कल नहीं आएगा कभी। अभी 5 मिनट निकाल कर कितना वक्त लगेगा? 5 मिनट्स ही लगेंगे रिवीजन करने में, तो वो कर लीजिएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये गुरुजी का आदेश है, आपको करना ही है। नरेंद्र मोदी साहब अभी ग्रीस की यात्रा पर गए थे। देखिए कैसे चीज़ों को प्लान किया जाता है। उस समय पर इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुई थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि एक नया कॉरिडोर जो है वो भारत ने लॉन्च किया है। एफर्ट्स टू अपग्रेड इंडियन वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट का पोर्ट है या फिर पोर्ट्स है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा।
और इंडिया के लिए अच्छी बात है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो भारत तो इसको लेकर खुश ही होगा, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स जनरेट होगी और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब ये चीज़ें जो हैं, इसमें कहाँ पर कौन कौन देश इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सारी चीज़ों को लेकर अभी भी क्लैरिटी जो है वो हमें चाहिए। लेकिन एक चीज़ सही है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो रेल है, रेल के माध्यम से अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आप सामान भेजते हैं तो इट इज़ फास्टर कंपेयर टू सी। लेकिन वाटरवेज जो हैं ये बल्क कार्गो के लिए सबसे चीपर हैं, सबसे इको फ्रेंडली भी अगर देखा जाए तो वाटरवेज हैं। तो ये ऑप्शंस जो हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पर तय करने पड़ेंगे। मिडल ईस्टर्न रेलवे में सेव टाइम बट अनक्लियर ऑन वायबिलिटी। अगर वक्त बच जाएगा ये मिडल ईस्टर्न रेलवे से, लेकिन क्या ये वायबल है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी चीज़ कि जो एडवांटेज हमें समय बचाने में मिलता है, फिर ट्रांसशिपमेंट डिलेज की वजह से वो एडवांटेज जो है वो चला जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, राइट। IMEC जो हैं ये अभी तो काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल नज़र आ रहा है रादर दैन इकोनॉमिकल, राइट, कि इकोनॉमी को बेनिफिट करे उस प्रकार का होना चाहिए। तो लेट्स होप कि अभी जो जियोपॉलिटिकल नज़र आ रहा है, फ्यूचर में इसको धीरे धीरे करके इकोनॉमिकल जो है वो बनाया जाएगा। अब ये जो मिडल ईस्ट है उसमें भी चीज़ें काफ़ी चेंज हुई है। गल्फ और इजराइल देशों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस, अब अच्छे तो नहीं कह सकता, लेकिन डिस्कशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद ये चीज़ हुई है और ये एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इलेक्ट्रिसिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लीन हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने की बात है। डिजिटल कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए केबल्स बिछाए जाएंगे और क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट के लिए ऑफ कोर्स पाइपलाइंस बिछाई जाएगी। तो जो ट्रेडिशनल गुड्स हैं उनको नहीं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के ट्रेड को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर को और अच्छा या फिर और डीपर बनाने की ज़रूरत है। तो आई होप दोस्तों दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, हाउ इंडियन यूनिवर्सिटीज कैन ब्रेक इनटू ग्लोबल टॉप 100, राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और ये आर्टिकल जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। ये दो राइटर्स ने लिखा है। एक राइटर जो हैं वो AICTE के चेयरमैन हैं और दूसरे जो राइटर हैं ये हमारे देश के एजुकेशन सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड के जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो एक्सपर्ट हैं। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। हमारा देश भारत जो है वो विश्व गुरु बनना चाहता है। ये हमारा एक विजन है, एक लक्ष्य तो कम आज नजर आ रहा है। इट्स ए सॉर्ट ऑफ विजन। एक समय पर विश्व गुरु था क्योंकि यहाँ पर दुनिया के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे और इट्स नॉट जस्ट कि आपको यहाँ पर डिग्री मिलती थी, राइट। पुराने एजुकेशन सिस्टम के बारे में अलग से कभी चर्चा करेंगे, राइट। उसमें ऐसा नहीं था डिग्रीज लेकर लोग यहाँ से जाते थे, लोग को ट्रांसफॉर्म यहाँ पर किया जाता था। सेल्फ डेवलपमेंट के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर थे। कल हम बात कर रहे थे ना ह्यूमन कैपिटल के बारे में, राइट, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ह्यूमन कैपिटल के बारे में। तो ये सारी चीज़ों का आप समझ लीजिए हब अगर कोई था तो वो हमारा देश भारत था। आज अगर हम देखें तो लोग USA, UK, जर्मनी और कनाडा, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे अलग अलग डेवलप देशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वहाँ के इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्वालिटी का बहुत बड़ा गैप है। वहाँ के जो हैं वो ऑफकोर्स क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं। हमारे देश की सबसे बेस्ट जो है IIT बॉम्बे, उसका रैंक भी अगर आप QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देखेंगे 2024 में तो ये 149 है। टॉप 100 में हम हैं नहीं, तो हम टॉप 100 में आना चाहते हैं। अब टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनके अंदर आपको ये एक ट्रायंगल देखने को मिलता है। मैं तो इसको कहता हूँ गोल्डन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि एकेडमिक्स, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का सपोर्ट, ये तीनों चीज़ों का जितना अच्छा कॉम्बिनेशन होगा उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी उस देश में आपको देखने को मिलेगी। एकेडमिक्स जो होते हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं तो उसमें बेस्ट लोगों को बिठाया जाता है वहाँ पर, उसके मैनेजमेंट में, VC में, एक्सेट्रा। फिर इंडस्ट्री जो है उसके साथ पार्टनरशिप होती है। इंडस्ट्री पैसे भी देती है यूनिवर्सिटी को रिसर्च करने के लिए, राइट, ये सारी चीज़ें। और जो यूनिवर्सिटी है वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करती है कि भाई अभी करंटली क्या चल रहा है, चीज़ें क्या चल रही है, किस दिशा में आप सोच रहे हैं, ये वो एक्सेट्रा। सरकार जो होती है वो फंड, ज़मीन, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ की तरह नहीं है। यहाँ पर सरकार की तरफ से मदद आ रही है, फिर वही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को VC बनाया जाता है। मीन्स
वही लोगों को वीसी बनाया जाता है जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ एक इंक्लाइनेशन रखते हैं, क्योंकि इवेंचुअली स्टूडेंट को भी वोट के तौर पर देखा जाता है। ये थोड़ा आपको कठोर कड़वा स्टेटमेंट लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। तो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल यूके की बात करें तो सरकार पैसे प्रोवाइड करेगी, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर का कॉल आपको नहीं आएगा, सीएम का कॉल नहीं आएगा कि भाई मेरे भतीजा है तो उसको एडमिशन देना है। ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं चलती है, तो इंडिपेंडेंस जो है, ऑटोनॉमी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की है, और गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में रिलेशन ऐसा है कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ और इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं तो फिर टैक्स में आपको थोड़ा बहुत रिबेट मिलेगा, एक्सेट्रा। रूल्स इस हिसाब से बनाए जाएंगे। तो ये समझ गया ना, एक बहुत ही ब्रीफली ये है उनका गोल्डन नॉट सर्कल, सॉरी, गोल्डन ट्रायंगल। तो इसको तोड़ना, या फिर इस मीन्स तोड़ना क्यों, हमारे यहाँ का जो वीक है या फिर नहीं है, तो उसको क्रिएट करना जो है ये हमारा फोकस होना चाहिए। अब हमने देखा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, लर्निंग को और अच्छा बनाया जा सकता है। देखिए, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से मैं देश के एक कोने पर बैठा हूँ और आप अलग अलग जगहों से हैं, और आप हर रोज़ में और आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम कभी नहीं मिले, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कितनी सारी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं, इज़न्ट इट? सो दिस इज़ द ब्यूटी अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो इसका सही से इस्तेमाल करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। मीन्स आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे तो टीचर्स जो मीन्स वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं एक्सेट्रा, तो प्रेजेंटेशन के लेवल को देखेगा, दे आर वेरी गुड, क्लास में वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए उन सारी डिबेट्स में नहीं जा रहा हूँ, बट आई वुड से कि बॉटम लाइन यही है कि वो डिजिटल ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए इसको और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है, स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ाया जा सकता है, फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है, और जो कटिंग एज रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं वो स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा सकती है। और इसके लिए फैकल्टी स्टूडेंट का कोलैबोरेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। इसी के साथ अगर रिसर्च में किसी ने एक्सेलेंस किया है तो उनको रिकॉग्नाइज करना और रिवॉर्ड करना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो टैलेंट हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए सारे प्रयत्न यूनिवर्सिटीज़ को करने चाहिए। दूसरी चीज़, जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री, उसके साथ कैसे यूनिवर्सिटी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप क्रिएट कर सकती हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। अब देखिए, हमारे देश में हायर एजुकेशन पर हम हमारी जीडीपी का 1.4% ही इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पर भी स्पेंट शब्द यूज़ किया गया है। हाँ, जब आप कम पैसे इसमें अलॉट करते हैं तो वो खर्च ही हो जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा करते हैं तो दैट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज़ द थिंग, वी नीड टू इन्वेस्ट मोर इन हायर एजुकेशन। बेस से ही, बेस यानी कि लोअर मीन्स जो सेकेंडरी है, प्राइमरी, राइट, उस लेवल से ही एजुकेशन पर अच्छी क्वालिटी को बूस्ट करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जाकर आपको हायर एजुकेशन में वो जेम्स मिलेंगे। सक्सेसफुल स्टूडेंट रन स्टार्टअप्स फोस्टर इनोवेशन, गेन रिकॉग्निशन। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं और स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें। फिर जो फैकल्टी हैं, अच्छे फैकल्टीज़ को रिक्रूट करना, फैकल्टी के डेवलपमेंट पर फोकस करना। जितने अच्छे फैकल्टी होंगे उतने टॉप स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे या फिर वहां पर आएंगे। और जो पुराना डोमिसाइल का रूल है, इन सारी चीज़ों को चेंज करना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैंपसेस को क्रिएट करना। स्टूडेंट्स और बहुत सारे फैकल्टीज़ को ये चीज़ बहुत पसंद आएगी। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट यूएसपी। और ओलमनाई का नेटवर्क क्रिएट करना, स्ट्रॉन्ग ओलमनाई नेटवर्क, यानी कि जो पास आउट होकर बाहर निकले हैं स्टूडेंट्स, राइट, तो उनका नेटवर्क क्रिएट करना, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे। और इसी के साथ साथ जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्यूरियसली एजुकेशन पर, राइट, अब देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्किंग, बेसिकली बॉटम लाइन यही है कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, राइट, प्रमोट पर्सनल ग्रोथ बियॉन्ड डिग्रीज। दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अनफॉर्चुनेटली यू विल फाइंड दिस थिंग कि बहुत सारी जगहों पर सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दी जाती है, राइट, सिर्फ इंफॉर्मेशन देते रहिए। आपको स्टूडेंट्स को यही चाहिए, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होगा। नॉलेज, विजडम जो है, इससे ही एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। So this is what we teach here, और यही चीज़ जो है वो experts भी बता रहा है, as you can see. And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for your love and support.
और एक चीज़ मैं टाइम टू टाइम आपको याद दिलाना चाहूँगा, देखिए ये सीरीज़ जो हैं वो स्टार्ट आप ही के लिए की गई है, और एक चीज़ आप हर रोज़ कीजिए, राइट, हर रोज़। ये आप एक फ़ी के तौर पर देखिए, एक आदेश के तौर पर देखिए, राइट, ये आपके ऊपर है कि आप किस एटीट्यूड से इस सीरीज़ को देखते हैं, बट आई वुड से कि हर रोज़ इसको शेयर कीजिए। दोस्तों 1,000 स्टूडेंट्स तक पहुंचाना इट्स नॉट ए बिग थिंग, राइट। आप 250-300 लोग हर रोज़ इसको देखते हैं, अगर आप 10-10 लोगों को इसको शेयर करें ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 1 महीने के अंदर 1,000 जितने स्टूडेंट्स इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो जो एफर्ट्स मेरी तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं, उन एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट कीजिए और इन एफर्ट्स को आप आगे लेकर जाइए, राइट। सिर्फ वीडियो देखकर फिर चलो आज का मुझे नॉलेज मिल गई, ऐसा एटीट्यूड जो है, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प द सीरीज। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा ना, क्योंकि क्या हुआ था इससे पहले भी, राइट। अभी इतने सारे ईमेल्स और आए हैं तो इसकी वजह से इसको स्टार्ट किया। आई एम नॉट गोइंग टू, ऐसा नहीं है कि अब इसको बंद कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मीन्स यही एक सीरीज है जिसने सबसे ज़्यादा मुझे फेम दिया है, सबसे ज़्यादा लोग मुझे पहचानते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, राइट, ये एनालिसिस की वजह से। तो आप इसको शेयर कीजिए प्लीज़, ये एक रिक्वेस्ट है, राइट। जो भी स्टूडेंट शेयर नहीं कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, मैं आपको कहना चाहता हूं आप इसको शेयर कीजिए, राइट। आपको पता नहीं है कि आपकी ताकत क्या है, राइट, आपको नहीं पता है आपकी ताकत क्या। आप एक बार शेयर करना स्टार्ट कर देंगे, यू विल सी द नंबर्स, यू विल सी द डिफरेंस, एंड वी नीड नंबर्स टू बी ऑनेस्ट, राइट। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक हियर, नंबर्स चाहिए, कम से कम 10,000 लोग इसको हर रोज देखें, तब जाकर यह सस्टेनेबल बनता है, समझे दोस्तों आप। तो आपका रोल जो है, इट विल बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लीज डू what is necessary. And that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.